दिस इज सुमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, पीछे जो पिछला अपना वीडियो गया उसमें हमने सीखा नाउन क्लॉज के बारे में। आज हम सीखेंगे इससे नेक्स्ट, और वो है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो क्लॉजेस रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए, रिलेटिव क्लॉज, a clause that functions as an adjective is called relative or adjective clause। क्लियर? जो एडजेक्टिव का काम करे, जो क्लॉज एक सेंटेंस में, वो रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं। अब देखिए, इसके ये किससे स्टार्ट होते हैं? begins with relative pronoun, relative pronoun से स्टार्ट होते हैं, लाइक who, whose, whom, which, that, इस तरह से। अब यही चीज, ये सारे किसमें थे? नाउन क्लॉज में थे। देन कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि उसमें भी मोस्टली यही थे और इसमें भी यही रिलेटिव प्रोनाउन है। देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? तो इसका एक एकदम सीधा इजी सा तरीका है कि नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली सेम तो होते हैं, लेकिन नाउन क्लॉज में मेन वर्ब से पहले या बाद में आते हैं। ध्यान रखेंगे, नाउन क्लॉज में मेन वर्ब से या तो पहले आएंगे या बाद में आते हैं, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज में ये नाउन या प्रोनाउन के बाद में। यहाँ तो मेन वर्ब से पहले या बाद में, और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करेंगे, ये आते हैं नाउन या प्रोनाउन के बाद में। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमने पहले भी लिया था, व्हाट आई विल डू इज अनसर्टेन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इतना तो पता होगा, सबने वर्क की हुई होगी। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, होती हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन रोल यहाँ प्ले कर रही है मेन वर्ब का। यह है अनिश्चित है। जैसे हम कहें आई एम अ टीचर, तो एम यहाँ पर एक आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है कि मैं अध्यापिका हूँ या मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इज जो है वो एक तरह से मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो अब देखिए, इससे जस्ट पहले आया व्हाट से स्टार्ट है तो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन आ किससे पहले रहा है? ये मेन वर्ब से पहले, वर्ब से पहले आ रहा है, इसलिए क्या हो गया आपके नाउन क्लॉज। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई कांट से व्हाट डज ही डू। अब वापस देखिए, व्हाट डज ही डू, अगेन रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन किससे पहले, सॉरी किसके बाद में? मेन वर्ब के बाद में। से क्या है? मेन वर्ब, इसके बाद में आ रहा है, इसलिए क्या हो गए? ये दोनों नाउन क्लॉज हो गए। आई होप कि समझ में आ गया। आप देखिए, ये क्या होता है आपके रिलेटिव, या फिर आप कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे पहचानेंगे? शी इज द गर्ल हु इज एन आईएएस। शी इज द गर्ल। अब यहाँ हु से देखिए, हु इज एन आईएएस। जब से हमने स्टार्ट किया क्लॉजेस, तब से बता रही हूँ कि सबसे इजी तरीका सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। लेकिन अब ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है हु। आ किसके बाद रहा है? ये गर्ल, और गर्ल क्या है? नाउन। गर्ल नाउन है। क्लियर? ये वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले या वर्ब से बाद में आए तो नाउन क्लॉज, लेकिन नाउन के बाद में आए तो क्या है? ये आपके हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, या जिसे कह सकते हैं रिलेटिव क्लॉज। तो शी इज द गर्ल हु इज एन आईएएस। इसी तरह से दिस इज द बॉय whom I gave my book। अब बॉय अगेन नाउन, ठीक है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, whom I gave, जिसको कि मैंने अपनी किताब दी थी। तो यहाँ नाउन के बाद में आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज, इसलिए ये कौन सा क्लॉज हो गया आपके? एडजेक्टिव क्लॉज। देखो कितना इजी है इन दोनों में डिफरेंशिएट करना, कि जो क्लॉज इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन या तो वो मेन वर्ब से पहले आ रहा हो या मेन वर्ब के बाद में आ रहा हो, तब तो नाउन क्लॉज है। और यदि वैसा ही क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बाद में आ रहा हो, नाउन या प्रोनाउन के बाद में आ रहा हो, तो समझ जाइए वो क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। तो गाइस, अब देखिए कि एडजेक्टिव क्लॉज जिसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, ये भी टू टाइप्स होते हैं। जी हाँ, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है डिफाइनिंग क्लॉज, दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज।
अब ये डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ये क्या होता है? ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग, जी हाँ, इनके बारे में क्या करते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर? और अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफाइनिंग क्लॉज किसी के बारे में रिस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन या नॉलेज देते हैं या रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग देते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है? ये होता है सीमित, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन किसी के बारे में देते हैं, जबकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कॉन्टिन्यूटिव मीनिंग देते हैं। इसका मतलब उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सीमित नहीं रहती है, वो आगे भी जारी रहती है। ये मेन डिफरेंस है किसमें? डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग देता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जो है वो कॉन्टिन्यूटिव, इसका मतलब जारी रहती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये सबसे मेन डिफरेंस है। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है? ये कह रहे हैं डिफाइनिंग क्लॉजेस में कॉमास का यूज नहीं किया जाता है। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे आगे, लेकिन पहले एक बार ध्यान से सुनिए। डिफाइनिंग क्लॉजेस में कॉमास का यूज नहीं किया जाता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में कॉमास का यूज किया जाता है। दो मेन डिफरेंस आ गया। जो डिफाइनिंग क्लॉजेस है वो रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग देती है, इसका मतलब सीमित किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है वो इंफॉर्मेशन को जारी रखती है, उसके बारे में और भी नॉलेज होती है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, उसको सीमित नहीं करती है। दूसरा डिफरेंस क्या आ गया? डिफाइनिंग में कॉमास का यूज नहीं किया जाता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग में कॉमास का यूज किया जाता है, जिसके कारण एक सेंटेंस होते हुए, जिसके कारण सेम सेंटेंस होते हुए, सेंटेंस सेम होगा, लेकिन कोमा लगा देने से और ना लगाने देने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। किस तरह से? ये अभी हम एक एग्जांपल में समझ। अब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखना। इट्स टू इजी। माय ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। ध्यान दीजिए, इसमें कोमा का यूज नहीं किया जा रहा है। अब ये डिफाइनिंग क्लॉज कैसे है कि इसमें कोमा का यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका मीन क्या है? एक बार पहले ये भी देखिए, नीचे वाला भी। माय ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। बताया था कि दोनों एक ही सेंटेंस सेम होते हुए भी कोमा लगा देने से उनके मीनिंग में थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे? अब पहले इसको समझिए। मेरा भाई जो लंदन में रहता है वो लास्ट वीक हमारे यहाँ आया था। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था? कोमा नहीं लगाते हैं तो वो जो सेंटेंस है वो क्लोज है, वो रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग देता है, सीमित कर देता है। इसका मतलब इसका एक ही भाई है जो कि लंदन में रहता है। जब कोमा नहीं लगाते हैं, जब हम कोमास का यूज नहीं करते हैं, तो इसका मीन क्या हो गया कि इसका ये इकलौता ही भाई है जो लंदन में रहता है और लास्ट वीक आया था। लेकिन कोमा लगा देने से मीन क्या निकला कि मेरा भाई जो लंदन में रहता है, इसका मतलब इस भाई के अलावा और भी भाई है, लेकिन वो लंदन में नहीं रहते और कहीं रहते हैं। क्लियर है? इसमें विदाउट कोमास में केवल क्या निकला अर्थ इसका कि केवल यही भाई है, एक ही भाई है इसका जो भी लंदन में रहता है। ठीक है? लेकिन कोमा लगा देने से इसका मीन क्या निकला कि इसके लंदन में रहने वाले भाई के अलावा और भी भाई है, लेकिन लंदन में एक भाई रहता है। माय ब्रदर हु लिव्स इन लंदन, लंदन में एक भाई रहता है, दूसरे और भी भाई है वो और कहीं रहते हैं। इट मींस यहाँ इकलौता भाई, यहाँ और भी है, इकलौता नहीं है। तो ये हो गया आपका डिफाइनिंग क्लॉज और ये हो गया नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। कोमा से इतना डिफरेंस। क्लियर? अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का किस तरह से यूज किया जाता है, तब वो रिलेटिव क्लोज बनता है या एडजेक्टिव क्लोज बनता है। अब ये ध्यान दीजिए, हम फर्स्ट पहले ये बात समझ लीजिए कि हु, whom एंड whose और that, इनका यूज किया जाता है पर्सन के लिए। इनका यूज हु, whom, whose इनका तो केवल और केवल पर्सन के लिए किया जाता है। दैट क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि दैट का यूज ना केवल पर्सन के लिए बल्कि थिंग और एनिमल के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, विच, दैट, हुज और ऑफ विच, इनका यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर थिंग या एनिमल। क्लियर हो गया? हु की कैटेगरी देखिए, हु सब्जेक्ट के रूप में आता है, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में आता है और हुज पॉसेसिव के रूप में आता है। इनका यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर पर्सन। लेकिन वस्तु या जानवर के लिए या पेड़ पौधों के लिए किसका यूज किया जाता है? विच, दैट, हुज या ऑफ विच।
इनको हम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं इनका वन बाय वन किस तरह से यूज होता है। तो फर्स्ट यूज कर रहे हैं यूज ऑफ हु मीन्स क्या होता है कौन, लेकिन कब, जब वो प्रश्न के रूप में आ रहा हो। इसका मतलब किसी सेंटेंस की बिगिनिंग WHO हु से होकर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा, तो क्या बन गया वो प्रश्न, हु आर यू, हु के बाद में क्या है आर, तो हु आर यू, ये तो क्वेश्चन बन गया आप कौन है। लेकिन जब सेंटेंस में दो क्लोजेस को हु से कनेक्ट किया जाए तो वहां उसका मतलब कौन नामक का क्या हो जाता है, जो कि। कैसे, देखिए, आई नो द बॉय ब्लैंक टॉर्न योर नोटबुक। अब कैसे करें कि इसमें हु ही आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, तो इसका भी एक रूल है, वो याद रखना पड़ेगा आपको कि जब आपको जो गिवन स्पेस है या ब्लैंक है, जो दिया हुआ ब्लैंक है, इससे जस्ट बिफोर यदि कोई पर्सन हो, दिया हुआ है ना ये आपका ब्लैंक स्पेस है, इससे जस्ट बिफोर यदि कोई पर्सन हो लाइक दिस, और उसके जस्ट बाद यदि कोई वर्ब हो लाइक दिस, इससे पहले बॉय पर्सन है, इसके बाद में टॉर्न जो कि क्या है वर्ब, तो समझ जाइए यहां पर क्या आएगा हु। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं या जानती हूँ, हु टॉर्न योर नोटबुक, जिसने तुम्हारी कॉपी या किताब फाड़ी। ठीक है, आप देखिए इसको भी अपन लेते हुए चलते हैं, यहाँ कोमा लगा हुआ है, आई नो द बॉय। अब क्या बताया था कि जिसमें कोमा लगा हुआ हो इसका मतलब और भी होते हैं, है ना, उसका मीनिंग कंटिन्यूटिव होता है, इसका मतलब लड़के और भी है, लेकिन मैं उस लड़के को जानता हूँ या जानती हूँ जिसने तुम्हारी किताब फाड़ी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, द गर्ल ब्लैंक इज स्टैंडिंग देयर इज माय सिस्टर। द गर्ल ब्लैंक इज स्टैंडिंग देयर इज माय सिस्टर, इसमें कोई कोमा नहीं है, इसका मतलब वो एक ही बहन है। अब देखिए, ब्लैंक से पहले पर्सन होना चाहिए और ब्लैंक के बाद में वर्ब होनी चाहिए, वो चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, तो ब्लैंक से पहले पर्सन होना चाहिए और जो दिया हुआ उससे पहले क्या होना, उसके बाद क्या होनी चाहिए वर्ब। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, हु का। द गर्ल, वो लड़की जो वहां खड़ी हुई है, इज स्टैंडिंग देयर इज माय सिस्टर, वो मेरी सिस्टर। देखिए इस तरह से हम वन बाय वन हु इन सब का एग्जांपल देखेंगे। ये ना केवल 9 to 12 तक की छोटी क्लासेस में भी आ जाते हैं और 12 के अबव क्लासेस में भी आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ whom। देखिए जिस तरह हु अगर प्रश्न बनता है तो उसका मीन होता है कौन, और ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस का मीन क्या है, जो या जो की। इसी तरह whom प्रश्न के रूप में क्या होता है, इसका मीन किसको, whom do you like the most here, तुम यहाँ सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो, किसको पसंद करते हो। तो whom प्रश्न के रूप में क्या मीन हुआ उसका, किसको, लेकिन एज ए रिलेटिव का मीन क्या हो गया, जिसको या जिसकी। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यदि ब्लैंक से पहले जो आपको गिवन स्पेस है ब्लैंक है उससे पहले पर्सन दिया हुआ हो और उसके बाद में सब्जेक्ट हो पर्सन के रूप में और फिर वर्ब हो, इससे पहले भी पर्सन और उसके बाद भी पर्सन, लेकिन इधर वाले पर्सन के बाद वर्ब, इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों तरफ पर्सन होना चाहिए और इधर वाले पर्सन के जस्ट बाद में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे, whom फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय ब्लैंक आई हैड yesterday was very poor। अब देखिए आई हैड, ब्लैंक से तुरंत पहले क्या है बॉय, जो कि क्या है पर्सन, ब्लैंक के तुरंत बाद क्या है आई, वो भी क्या है पर्सन, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में कब, जब इसके तुरंत बाद में क्या हो वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में ये कब माना जाएगा, जब इसके जस्ट आफ्टर क्या होना चाहिए वर्ब, ये वर्ब है यहाँ पे, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको इस तरह से पूछता है ट्रांसलेशन आ जाए तो बहुत अच्छी, फिर तो इनको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही पुट कर देंगे जो भी यूज करना हो। लेकिन अगर 1% आपको ट्रांसलेशन नहीं बैठ पा रहा तो आप किस तरह से करेंगे कि ब्लैंक से पहले भी पर्सन होना चाहिए, ब्लैंक के बाद भी पर्सन होना चाहिए, लेकिन पर्सन किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। कैसे, इसके बाद क्या होनी चाहिए मेन वर्ब। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, whom। The boy whom I helped yesterday, वो लड़का जिसकी कल मैंने हेल्प की थी, was very poor, वो बहुत ही गरीब था। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, the girl blank you talked with is my best friend, जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब देखिए इससे पहले गर्ल जो कि पर्सन है,
और ब्लैंक के बाद में यू जो कि पर्सन है, लेकिन यू के तुरंत बाद क्या है, हेल्प सॉरी मेन वर्ब, इसलिए क्या है ये सब्जेक्ट के रूप में। तो दोनों तरफ पर्सन, लेकिन इस पर्सन के बाद वर्ब, इसलिए क्या पुट करेंगे यहाँ पर, होम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये सोच रहे इसमें क्या है, ये यूज ऑफ हुज। हुज मींस क्या होता है, कई बार कहते हैं हुज इज दिस, यह किसका है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बन गया। लेकिन हुज जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो उसका मीन होता है जिसका या जिसकी, क्वेश्चन के रूप में किसका, और इसका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिसका या जिसकी। अब ये इतने क्या है, कैसे लर्न करें, तो ये तो सिर्फ एक समझाने के तौर पे बार बार कह रही हूँ, आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, उसका सेंस समझ में आना चाहिए, तो आप आराम से हु, हुज, हुम, दैट क्या यूज करना है वो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन फिर भी जिसको ट्रांसलेशन में अभी थोड़ा टाइम लगे, नहीं आती है, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं ये, कि यदि गिवन ब्लैंक स्पेस करेंगे, ये इनमें आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखकर एक बार बात सुने और ढंग से समझे तो इतना टिपिकल नहीं है, इतना सारा प्लस 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 ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि यदि जो गिवन स्पेस है या ब्लैंक है उससे जस्ट बिफोर पर्सन हो और इसके जस्ट बाद में कोई वस्तु हो, है ना, कोई थिंग हो, फिर वर्ब हो, इधर पर्सन इधर कोई वस्तु, इसका मतलब कोई थिंग या वर्ब हो, तो हम किसका यूज करेंगे, whom का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बॉय ब्लैक शर्ट इज रेड इज माई एल्डर ब्रदर। इधर द बॉय पर्सन हो गया, इधर शर्ट थिंग हो गई, फर्स्ट ये अप्लाई हो रहा है इस पे। ठीक है, इधर बॉय पर्सन हो गया, इधर शर्ट थिंग, और थिंग के बाद में वर्ब। बस इतना सा ध्यान रखना है, बॉय मतलब इधर पर्सन और इधर थिंग प्लस वर्ब। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, whose। बताया whose मींस जिसका, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। तो वो लड़का जिसकी शर्ट रेड है वो मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, तो द बॉय whose shirt is red is my elder brother। सेकंड क्या कह रहा है कि ब्लैंक से पहले पर्सन होना चाहिए और ब्लैंक के बाद में थिंग, और थिंग के बाद में अगर कोई पर्सन आके फिर वर्ब आता है तो भी आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, द मैन ब्लैक कार यू बोरोड। द मैन पर्सन, इसके बाद में कार थिंग। ठीक है, थिंग के बाद में यू, इसका मतलब पर्सन एंड अगेन वर्ब। तो क्या हो गया ये, यहां पर क्या यूज करेंगे, whose। द मैन whose कार यू बोरोड, वो व्यक्ति जिसकी कार तुमने ली थी, उधार ली थी, बोरो। ठीक है, इज माय नेबर, वो मेरा नेबर है। तो हमने क्या देखा, इससे पहले मैन जो कि क्या हो गया आपके पर्सन, इसके बाद में कार जो कि थिंग, और फिर यू पर्सन एंड देन वर्ब। ये तो आपको देखो ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन बार बार कर रही हो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। The lady blank son you abused is my aunt। The lady person। ठीक है, थर्ड क्या कह रहे हैं, ब्लैंक से पहले पर्सन होना चाहिए, ब्लैंक के बाद पर्सन, सन आ रहा है, सन पर्सन हो गया, फिर पर्सन यू, यू भी क्या है पर्सन, इसका मतलब दो पर्सन आने चाहिए, ब्लैंक से पहले एक पर्सन, ब्लैंक के बाद दो पर्सन और फिर वर्ब। ब्लैंक के बाद कंटिन्यूअसली दो पर्सन, सन भी पर्सन, यू भी पर्सन, और फिर अब्यूज्ड वर्ब आ गई, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, whose। द लेडी whose son you abused, वो औरत जिसके बेटे को तुमने गाली दी, is my aunt, वो मेरी aunt। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या कर रहा है, द मैन ब्लैक डॉटर इज एन IAS is my boss। द मैन पर्सन, और इधर भी पर्सन और वर्ब। ठीक है, इधर पर्सन और वर्ब, तो यहाँ भी whose, इधर पर्सन इधर थिंग और वर्ब, तो whose इधर पर्सन इधर पर्सन प्लस वर्ब, तो क्या हो गया, whose। तो इस तरह देखिए, हमें दिखने में क्या टिपिकल लगता है, लेकिन आपने अगर ध्यान से इसको 2-4 बार प्रैक्टिस की तो आपको बहुत इजीली आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट यूज है विच का, यस, यूज ऑफ विच। विच किसके लिए आता है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए। क्लियर,
जब ब्लैंक से पहले कोई थिंग हो, इट मींस कोई वस्तु हो या एनिमल हो, और ब्लैंक के बाद में नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो, तो किसका यूज करेंगे हम? विच का। फॉर एग्जाम्पल, द बुक ब्लैंक राम गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट मींस ब्लैंक से पहले क्या देखा हमने? बुक, जो कि क्या है? थिंग है। और इससे बाद में क्या देखा हमने? राम, जो कि क्या है? नाउन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? विच। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बुक जो कि क्या है? थिंग है, लाइफलेस थिंग है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? विच आएगा। इसी तरह से द काउ ब्लैंक हिट यू इज माइन। अब देखो यहाँ इससे पहले तो क्या है? काउ, जो कि एनिमल है, लेकिन इसके बाद में हिट है, जो कि ना नाउन है ना प्रोनाउन है। क्या है ये? हिट वर्ब है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा? या तो क्या होना चाहिए? कोई नाउन होना चाहिए यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस, या कोई प्रोनाउन होना चाहिए, या फिर वर्ब होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पर? वर्ब है। इसलिए यहाँ पर द काउ विच हिट यू इज माइन। जिस गाय ने तुम्हें हिट किया वो मेरी है, इज माइन। अब नेक्स्ट नोट क्या है? ये एक नोटेबल थिंग है। क्या है? कि थिंग, एनिमल या प्रपोजिशन, सॉरी, थिंग या एनिमल के साथ प्रपोजिशन आता है, तो भी उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? विच का। क्या कहना चाह रहा है ये? कि ब्लैंक से पहले अगर कोई वस्तु या जानवर हो तो विच करेंगे ही करेंगे, लेकिन ब्लैंक से पहले कोई प्रपोजिशन आ रहा हो किसी वस्तु या जानवर के साथ में, ठीक है ना, कोई नाउन इस तरह से, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम? वहां भी विच। द पोस्ट फॉर विच, वो पोस्ट जिसके लिए आई वाज सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्ट किया गया था, इज टेम्पररी, वो अस्थायी है। तो हमने क्या देखा? इससे पहले फॉर जो प्रेपोजिशन है किसके साथ यूज हो रहा है? वो पोस्ट के साथ में, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या हो गया? विच का यूज किया जाएगा। पोस्ट, ना तो कोई पर्सन, पर्सन नहीं है ना, तो इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा? विच यूज होगा। इसी तरह आई डोंट लाइक द हाउस इन ब्लैंक यू लिव। अब देखिए ब्लैंक से पहले क्या है? इन है, जो कि प्रपोजिशन है, लेकिन इन से तुरंत पहले हाउस है, ठीक है ना। इन से तुरंत पहले क्या है? हाउस है, लाइफलेस, तो इसलिए यहाँ इन के बाद क्या आएगा? विच। मुझे वो घर पसंद नहीं है जिसमें तुम रहते हो, इन विच, जिसमें तुम रहते हो, यू लिव। अब नेक्स्ट यूज सीखेंगे यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का यह यूज है, किस तरह से करते हैं? जब गिवन ब्लैंक या स्पेस से जस्ट बिफोर क्या हो? या तो अकेली वर्ब हो या वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। ध्यान दीजिए, या तो केवल वर्ब हो या वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद में पर्सन और वर्ब हो, तो हम व्हाट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ब्लैंक ही लाइक्स, ये इतना सा एग्जाम्पल है। दिस इज ब्लैंक ही लाइक्स, क्या बोला इसने? ब्लैंक से जस्ट बिफोर क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए, तो वर्ब ही है। या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट बिफोर क्या है? इज, और जो क्या है? वर्ब है। और इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन, आई मीन पर्सन के रूप में, या तो नाउन या प्रोनाउन, या फिर क्या आएगा? वर्ब। तो ये प्रोनाउन और वर्ब आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे? व्हाट। तो क्या कह रहा है? दिस इज व्हाट ही लाइक्स, ये वो ये जो उसे पसंद है। नाउ नेक्स्ट इज डू ब्लैंक यू प्लीज। यहाँ प्लीज मींस कृपया नहीं है, प्लीज मींस किसी को खुश करना, किसी चीज से खुशी होना। तो ये क्या हो रहा है? डू ब्लैंक यू। अब इससे तुरंत पहले क्या है? डू, जो कि क्या है? वर्ब, ठीक है ना। और इसके जस्ट आफ्टर क्या है? यू, जो कि पर्सन, और प्लीज क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब हो गया। तो इसलिए क्या होगा? व्हाट। डू व्हाट यू प्लीज, वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जो तुम्हें अच्छा लगे। नेक्स्ट, गिव हिम ब्लैंक ही डिमांड्स। अब देखिए इससे पहले ध्यान दीजिए, ब्लैंक से पहले हिम आ रहा है, जो कि क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, हमने डबल लर्न की थी, ही, हिज, हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट है किसके बाद में? वर्ब के बाद में। तो आप यह देखिए, या तो वर्ब होनी चाहिए जैसे ये और ये, या फिर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। वर्ब के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। तो और इधर क्या है? ये पर्सन हो गया, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, और डिमांड वर्ब हो गई। तो हम क्या यूज करेंगे? हम व्हाट। तो ये हो गया गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स। उसे वो दे दो जिसको डिमांड कर रहा है ना, जो चीज उसे चाहिए वो उसे दे दीजिए। प्लीज टेल मी यू नीड।
अब ये प्लीज और ये प्लीज में डिफरेंस है, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट करते हैं वो प्लीज है, कृपया ये कर दीजिए, और ये प्लीज ये वर्ब है किसी को खुश करना, ठीक है ना। अब ये क्या करें, प्लीज टेल मी, यू नीड, ब्लैंक से पहले मी, ऑब्जेक्टिव केस, आई माय मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इससे तुरंत पहले टेल जो कि वर्ब है, तो आपके क्या करें, वर्ब या तो वर्ब होनी चाहिए या फिर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ क्या है यहाँ पर, सॉरी ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके व्हाट, ये हो गया, प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड, मुझे बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तो ये देखिए आप इस तरह से हमने क्या किया, यूज सीखे विच का और व्हाट का। नेक्स्ट यूज है अपना व्हेन। व्हेन का यूज है कब होता है, जब ब्लैंक से जस्ट बिफोर क्या हो, टाइम, को टाइम दिया हुआ हो, टाइमिंग वर्ड को जरूरत नहीं आपको क्लॉक टाइम दे, ये कोई डेज नेम भी हो सकता है, मंथ्स नेम भी हो सकता है, ठीक है, इवनिंग मॉर्निंग भी हो सकता है, ईयर भी दे सकते हैं, तो ये सब क्या है, टाइम ही तो है। तो जब ब्लैंक से तुरंत पहले कोई टाइपिंग वर्ड दे तो हमें क्या पुट करना वहां पर, व्हेन। जब व्हेन क्वेश्चन के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है कब, और जब इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो जब। फॉर एग्जांपल इट वाज संडे, ब्लैंक वी वेंट टू जयपुर। अब हमने देखा इससे पहले क्या है, संडे जो कि डेज नेम हो गया, क्या है, समय बता रहा है, टाइमिंग है, इसकी क्या यूज करेंगे हम, व्हेन, ठीक है। इसी तरह इट वाज 2009 ब्लैंक आई केम हियर, 2009 ईयर दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पर व्हेन। तो बता दिया है कि जरूरी नहीं कि इससे पहले सिर्फ क्लॉक टाइम हो तो ही टाइमिंग वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं, उससे पहले कोई डेज नेम भी हो सकता है, मंथ नेम भी हो सकता है, ईयर भी हो सकती है, इवनिंग मॉर्निंग भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, पता हो दिवाली का दिन था जब ऐसा हुआ, इट वाज दिवाली, तो इस तरह से क्या होगा, ये व्हेन का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज वेयर। वेयर अगर प्रश्न के रूप में आता है तो कहां, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एक स्पीच में आता है, सेंटेंस में करेक्ट करने के लिए क्लॉजेस को, तो उसका मीन होता है जहां। इसमें क्या है कि ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्कूल, ब्लैंक आई टॉट फॉर 7 years, तो दिस इज द स्कूल, स्कूल क्या है, प्लेस, तो ये वही स्कूल है जहां मैंने 7 साल पढ़ाया था, तो स्कूल क्या है, ये जहां मैंने, ये प्लेस है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, वेयर। Now next is the market blank we went yesterday is very big. इससे पहले क्या है, मार्केट प्लेस है, इसलिए क्या आएगा, वेयर। नेक्स्ट यूज है वाई। वाई मीन्स क्यों, ठीक है, और इसमें बहुत ही इजी है, ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए, रीजन, कारण होना चाहिए। तो एग्जांपल है दिस इज द रीजन, यही कारण है, ब्लैंक ही केम, कि वो लेट क्यों आया, वो लेट इसलिए आया, वाई ही केम, इसी कारण वो लेट आया, दिस इज द रीजन। फिर रीजन दे दिया ब्लैंक से पहले, तो हम क्या यूज करेंगे, व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड, यही रीजन है कि मैंने तुम्हें बुलाया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम यूज देखेंगे दैट का। ये टिपिकल तो नहीं कह सकते इतना ज्यादा, लेकिन हाँ जितने भी अब तक आए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से देख समझना, बिकॉज इसका एक ही यूज नहीं है, इसके बहुत से यूजेज है, लेकिन मतलब कब कैसे यूज करना है इसका यूज कहाँ करेंगे, इन प्लेस ऑफ हु, whom एंड which, लेकिन इनके स्थान पर इसका यूज कब करेंगे वो हम देखेंगे। किसके स्थान पर, who, whom एंड which, इनके स्थान पर हमें दैट का यूज करना है। कब करना है, पहले बता रहा है जब ब्लैंक से पहले सुपरलेटिव डिग्री और नाउन, ब्लैंक से तुरंत पहले नाउन तो हो लेकिन साथ में क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज आपको पता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल राम इज द टॉलेस्ट बॉय, बॉय क्या है, नाउन, बॉय नाउन है, इस नाउन से तुरंत पहले, बॉय से तुरंत पहले क्या है, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, याद आ गया होगा, टॉल पॉजिटिव, टॉलर कंपैरेटिव एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो ये टॉलेस्ट आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसलिए यहाँ पर बॉय होते हुए भी देखिए, अगर ये नहीं होता दैट टॉलेस्ट, केवल क्या होता, राम इज बॉय, तो फिर क्या आ जाएगा,
हु आता, हु रीड्स इन बाय, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है, द टॉलेस्ट, इसलिए हम हु की जगह हु ना करके यहाँ क्या लिखेंगे, दैट, बिकॉज नाउन के साथ में सुपरलेटिव। क्लियर, पहली बात। दूसरा रूल क्या कहता है, जब सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव, इट मींस प्रश्नात्मक हो, तो भी वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का, चाहे किस स्थान से पहले आपके पर्सन हो या कोई वस्तु हो या प्लेस हो, लेकिन हम केवल क्या यूज करेंगे यहाँ पर, दैट, हु, विच, होम ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट यूज करेंगे। कब, जब सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव, प्रश्नात्मक हो। फॉर एग्जांपल, हु इज ही, ब्लैंक ट्रबल्स यू, कौन है वो जो तुम्हें परेशान करता है ना। तो आप देखिए यहाँ ब्लैंक से पहले क्या है, ही है और इज है, लेकिन ही है तो ही होते हुए भी हम हु का यूज नहीं कर रहे, हम किसका यूज करेंगे, दैट का, क्योंकि ये है यहाँ पर प्रश्नात्मक। हु इज ही, शुरू ही किससे हो रहा है, ये WHO, हु से हो रहा है, इसलिए क्या बन गया, इंट्रोगेटिव, तो क्या यूज करेंगे हम, दैट। नेक्स्ट, व्हाट इज इट, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए क्या यूज करेंगे, दैट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब ब्लैंक से पहले ओनली, एनी, सेम या ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल, इनमें से कोई वर्ड हो, ठीक है, कब, ब्लैंक से जस्ट बिफोर इनमें से कोई वर्ड हो, तो हमें क्या यूज करना है, दैट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है ना, प्रोवर्ब। तो यहाँ ब्लैंक से पहले क्या दे रखा है, ऑल, और हमने क्या सीखा कि इनमें से कुछ हो तो क्या यूज करेंगे हम, दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स। इसी तरह दिस इज द सेम साड़ी, सेम आ रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे तो सेम आ रहा है, इसलिए भी क्या यूज करेंगे हम, दैट। जबकि सेम नहीं आता तो सारी के लिए क्या आता है यहाँ पर, यस, विच, लेकिन चूंकि यहाँ क्या मेंशन किया गया, सेम यूज किया गया, इसलिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, दैट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि ब्लैंक से पहले पर्सन प्लस थिंग हो या फिर पर्सन प्लस एनिमल हो, तो हम दैट का यूज करेंगे। क्या क्या होना चाहिए, ब्लैंक से पहले पर्सन और एनिमल या पर्सन और थिंग, द मैन एंड द डॉग, तो पर्सन भी आ रहा है और एनिमल आ रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। तो देखा आपने, दैट का यूज वास्तव में बड़ा डिफरेंट है। किस तरह से हमारे दिमाग में फटाफट आता है या हु यूज करे, विच यूज करे, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में, अगर ऐसी कंडीशंस हो, इस तरह की सेंटेंसेस हो, तो वहां पर हु, हुम या विच के स्थान पर किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। पर स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। आज के फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे पास 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं। फर्स्ट का लिया ब्रेकअप, सॉरी ब्रेक विद। ब्रेक विद मीन्स होता है क्वार्ट, किसी के साथ झगड़ा करना, है ना, ब्रेक विद। इसका मतलब आप झगड़ा करना, एग्जांपल से समझिए, माय यंगर ब्रदर ऑलवेज ब्रेक्स विद मी, मेरा छोटा भाई हमेशा मुझसे झगड़ा करता है। ब्रेक्स विद मी एस लगा क्योंकि ये सिंगुलर, तो ब्रेक विद मीन्स क्या होता है, क्वार्ट, झगड़ा करना। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स टू एंड और टू डिसकंटिन्यू। इसका मतलब है कि बात करते करते बीच में अचानक रुक जाना, किसी कारण से भाषण देते देते बीच में रुक जाना या किसी बात को एंड कर देना। फॉर एग्जांपल, ही सडनली ब्रोक ऑफ सीइंग हिज फादर, अपने फादर को देखकर वो अचानक बीच में ही रुक गया, ठीक है। तो इस तरह किसका यूज किया हमने, ब्रोक। थर्ड अपना ब्रेकअप, जो कि बहुत कॉमन है। ब्रेकअप मीन्स डिस्पर्स, किसी रिलेशन का बिखर जाना, टूट जाना, है ना। देयर रिलेशनशिप ब्रोक अप, उनका रिलेशनशिप टूट गया या बिखर गया। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लोज है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या पसंद आया, किस तरह से आपको ये समझ में आया या नहीं आया। कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में। राधे राधे गाइस।